Hello dear students, myself Saurav Dhiman. In previous class, we have discussed about the chapter solution. Okay, and in previous class, we have discussed with you uh, topics negative deviations and positive deviations as well as route law. Today I will continue from the topic vapor pressure. What is vapor pressure? We can understand vapor pressure. We have taken a closed container and in this container there is a water. इस कंटेनर में क्या है, वाटर फिल किया हुआ है। जैसे इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसकी वेपर्स बन जाती है और ये वेपर्स क्या करती हैं, इस कंटेनर की बॉल पर इनर साइड प्रेशर जनरेट करती हैं और ये प्रेशर जनरेट करने के बाद कुछ टाइम बाद इसमें क्या हो जाता है, कंडेंसेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कहां पर, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो क्या होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, इस कंडीशन पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर होता है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर हमने लिया, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, जैसे इसको हीट किया और यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, वेपर प्रेशर बन गया, वेपर्स बन गई। यहाँ पर क्या बन गई, लिक्विड से वेपर बन गई और इन दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं केपी। केपी का मतलब होता है के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पी प्रेशर H2O जो वेपर प्रेशर है, और केपी को क्या कह सकते हैं हम, एक्वस टेंशन ऑफ H2O भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो केपी है मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर रेट कांस्टेंट जो है वो क्या है, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम इसको ओपन करते हैं। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर है वो भी डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। जैसे ही हम किसी रिएक्शन का, जैसे हमने वाटर को लिया था, वाटर से, वाटर लिक्विड फॉर्म में था और लिक्विड फॉर्म से वो वेपर फॉर्म में बन रहा था, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था। तो जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमारे पास वेपर जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वेपर बनना स्टार्ट होगी तो उन वेपर्स बनने को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर के भी बढ़ जाता है, रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। और ली चैटरल एक प्रिंसिपल है, ली चैटरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्शन, एक्शन मेक रिएक्शन, कि जो हम किसी रिएक्शन में एक्शन करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो टेम्परेचर फैक्टर यही कहता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो उसका रेट ऑफ कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है और वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा के भी डिक्रीज हो जाता है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह जैसे प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो मोलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे और पास पास आने की वजह से कोलोजन होगा, और कोलोजन होने की वजह से वो रिएक्शन इस फैक्टर को मिनिमाइज करेगी, कहाँ करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगी। ठीक है, ऐसे ही प्रेशर को जैसे डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास मोलिक्यूल्स की कोलिजन कम हो जाएगी, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इस फैक्टर को मिनिमाइज किया जा सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। किस इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं, क्लासिस क्लैपेरियन इक्वेशन है, क्लासिस क्लैपेरियन इक्वेशन से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। log 10 k2 by k1 is equal to delta h अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। अगर T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K1
और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K2। हम K की जगह P भी ले सकते हैं, वेपर प्रेशर को भी ले सकते हैं, और वेपर प्रेशर के लिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं log 10 P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस इक्वेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट को समझ सकते हैं कि जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज करने के बाद T2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है और डेल्टा एच हमारे पास एंडोथर्मिक है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रही तो K2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब K2 इंक्रीज हो जाएगा। T2 बढ़ाने पर K2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मतलब टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्रोसेस कैसा हुआ, एंडोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। इस स्लाइड में हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस स्लाइड में हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मींस RLVP। RLVP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है किस पर, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के पार्टिकल पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें जब व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है, इज एडेड इन प्योर सोलवेंट, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये फिनोमिना समझाते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि जैसे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, प्योर स्टेट में सोलवेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, क्यों। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। हमने क्या किया, प्योर सोलवेंट को लिया, प्योर सोलवेंट के यहाँ पर देखो आप मोलिक्यूल है, ये हमारे पास रैंडमली क्या है, इनका प्योर वेपर प्रेशर क्या है, इनका पी नोट है। ठीक है, जो हमारे पास प्योर स्टेट में सोलवेंट है इनका वेपर प्रेशर पी नोट है। जैसे इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम ऐड कर देते हैं, अच्छा सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। इसमें क्या करा हमने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है लार्ज सर्कल से दिखाया गया है, और सोलवेंट का जो प्योर स्टेट में है उसको स्मॉल सर्कल से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर सोलवेंट फॉर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही कम सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PS, दैट इज लोअर देन P नोट। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P इज इक्वल टू P नोट माइनस PS, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और डेल्टा P ओवर डेल्टा P नोट, मतलब हम इसको रिलेटिवली ले रहे हैं, किसके, प्योर प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर के रिलेटिव ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा P ओवर P नोट इज इक्वल टू P नोट माइनस PS ओवर P नोट, जहां पर PS क्या है, लेस देन है P नोट से, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की।
व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? देखो राउल्ट एक साइंटिस्ट थे। राउल्ट साइंटिस्ट ने क्या कहा, जब किन्हीं भी दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया जाता है, टू या मोर कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि पी एस इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स सोलवेंट आ जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये मैं समझा देता हूँ। राउल्ट लॉ क्या कहता है, इट इज ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। पहली कंडीशन, राउल्ट लॉ जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉलो होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट। जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो प्रोडक्ट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, पी एस इज इक्वल टू एक्स सोलवेंट पी नोट, जहां एक्स सोलवेंट हमारे पास क्या आ जाता है, पी एस बाई पी नोट। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। हमें एक कंडीशन का पता है कि एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सोलवेंट क्या होता है, वन। जहां वन में से हम एक्स सोल्यूट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, पी एस ओवर पी नोट आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्स सोल्यूट इज इक्वल टू वन माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू पी नोट का एलसीएम लिया, तो पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा पी बाई पी नोट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स सोल्यूट किसके बराबर आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। तो जो आर एल बी पी होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। आर एल बी पी इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, हमारे पास एक कंडीशन अभी हमने स्टडी की है राउट लॉ में, कि एक्स सोलवेंट इज इक्वल टू पी एस ओवर पी नोट। एक्स सोलवेंट इज इक्वल टू पी एस ओवर पी नोट, और एक्स सोल्यूट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नोट। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, एक्स सोलवेंट बाई एक्स सोल्यूट इज इक्वल टू पी एस ओवर डेल्टा पी। अच्छा, हम मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लगा देंगे, एन सोलवेंट बाई एन टोटल, एन सोल्यूट बाई एन टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सोलवेंट बाई एन सोल्यूट और डेल्टा पी एस ओवर डेल्टा वो पी एस ओवर डेल्टा पी। ठीक है, और नेक्स्ट इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इनवर्स कर देंगे इसको। जैसे इसको इनवर्स करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन सोल्यूट बाई एन सोलवेंट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेट पी एस। ठीक है, सिंस हमें पता है कि एन सोल्यूट ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड मोल है वो किसके बराबर होते हैं, आई इंटू एन सोल्यूट थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड मोल बाई थ्योरेटिकल मोल किसके बराबर होता है, आई के। आई क्या है यहाँ पर, वन हाफ फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा पी ओवर पी एस इज इक्वल टू आई एन वन अपॉन एन टू, जहां एन वन क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और एन टू क्या है, मोल्स ऑफ सोलवेंट है। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सोलवेंट को हम चेंज कर सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट सॉरी, फिर वेट ऑफ सोलवेंट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। इसको आपस में अरेंज करेंगे। जैसे इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सोल्यूट बाई एन सोलवेंट, एन सोल्यूट बाई डब्ल्यू सोलवेंट इंटू एम सोलवेंट। इसको जैसे ही अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये किस में बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा मोलैलिटी में। जैसे इसको अरेंज करेंगे सारे को, और अरेंज करने के बाद ये आ जाएगा डेल्टा पी बाई पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू एम सोलवेंट आई अपॉन थाउजेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में क्या डिस्कस है करेंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 24 टोर। तो हमने अभी पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू एम सोलवेंट बाई 1000 आई, जहां पर मोलल कितना है, 1 मोलल है, और सोलवेंट क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है। वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 18 होता है, और जो हमारे पास क्वांटम फैक्टर है इसका यूरिया सॉल्यूशन के, यूरिया हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1000, तो जिससे हमारे पास क्या है, और वेपर प्रेशर कितना दे रखा है प्योर स्टेट में 24 टोर, तो 24 माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू 18 बाई 1000। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे जहां से हमें पीएस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन। एक मेथड होता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन कब यूज करते हैं, जब हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो, वेरी डाइल्यूट। अप्रोक्सीमेशन मेथड इज यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहां पर एन सोल्यूट के मोल्स क्या होंगे, बड़े बहुत ही कम होंगे। जब बहुत कम हो जाएंगे तो उनको नेग्लेक्ट मान लेंगे, और जब उनको नेग्लेक्ट मान लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सोलवेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। ठीक है, जहां पर हमारे पास किसके बराबर था वो, एन सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, एन सोल्यूट बाई एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट। ठीक है, जहां पर सोल्यूट के मोल क्या है, नेग्लेक्ट है, तो नेग्लेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, एन सोल्यूट बाई एन सोलवेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 60 ग्राम यूरिया इज मिक्सड विद 1 केजी वाटर। 60 ग्राम यूरिया को 1 केजी वाटर के अंदर हम मिक्स करते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। वेट दे रखा है यूरिया का, और वेट दे रखा है सॉल्वेंट का, तो यहां से हम मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है 1 केजी, जिसमें 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, 1000/18, और प्रेशर कितना दे रखा है हमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm, जिसे हम क्या देंगे, 760 टोर। ठीक है, तो पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू एन सोल्यूट बाई एन सोलवेंट। इस कैलकुलेशन से हम इसको कर लेंगे। इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो पी नोट की जगह रख देंगे 760, 760, और यहाँ से पी एस कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। बेकर प्रोसेस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बात करते हैं बोन्टा फैक्टर की। नेक्स्ट बात करते हैं बोन्टा फैक्टर की। बोन्टा फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास रिएक्शन दो तरह से होती है, या तो रिएक्शन एसोसिएट हो रही हो, या रिएक्शन डिसोसिएट हो रहा है, या तो मोलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है या फिर मोलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। अगर हमारा किसी रिएक्शन में किसी मोलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है, वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तब उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू एल्फा, वेयर एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है जैसे NaCl, तो यहाँ इसके लिए अल्फा क्या होता है, 1 होता है, और जब अल्फा की वैल्यू 1 रख देंगे तो आई किसके बराबर आ जाएगा, एन के।
मतलब नंबर ऑफ आयंस के। अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा वीक हुआ तो अल्फा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वीक एसिड हो सकता है या फिर वीक बेस भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि एसिटिक एसिड इज 10% डिसोसिएटेड, कि एसिटिक एसिड जो है 10% डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कर लेंगे। डिसोसिएट करने के बाद एन की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अल्फा है हमारे पास 10%, अल्फा यहाँ पर 0.1% आ जाएगा। इस फॉर्मूले में इनको पुट कर देंगे तो आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू जो है 1.1 आ रही है कैलकुलेट करके। आई की वैल्यू आ रही है 1.1। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, तब अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्योंकि वो क्या होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा, वो आयनाइज नहीं होगा, इट इज नॉट आयनाइज्ड। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 रख देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1। एक चीज हम और डिस्कस करना चाहते हैं, जो हमारे पास बॉन्ड फैक्टर होता है आई, उसको हम लिखते हैं एम थ्योरेटिकल बाई एम ऑब्जर्व्ड। मीन्स कि थ्योरेटिकल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, तो इससे भी हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल बाई वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर आई हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 के बराबर है तो थ्योरेटिकल मोल किसके बराबर हो जाएंगे, ऑब्जर्व्ड मोल के बराबर हो जाएंगे। और थ्योरेटिकल मास किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएशन की। जब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, बात करते हैं एसोसिएशन की। जब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हो, जब मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर डायमराइज हो रहे हो, या फिर हमारे पास एन मोल किसी सोल्यूट के लिए, और वो एन टाइम डायमराइज एनमराइज हुआ, पोलिमराइज हुआ, तो उसको पोलिमराइज लिखेंगे। तो आई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर लेस देन 1 होती है हमेशा। ठीक है, एन मोल से 1 मोल बना, और 1 मोल से 1 अपॉन एन मोल बनेंगे, इसलिए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1 प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बीटा। बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है यहाँ पर। यहाँ पर एम जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो इसलिए यहाँ पर एम थ्योरेटिकल कितने हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे एम ऑब्जर्व से। और वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल लेस देन हो जाएगी वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व से, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एसिटिक एसिड इज डाइमराइज्ड इन बेंजीन अप टू 10%। तो 10% यहाँ पर क्या आ गया, इसका डाइमराइजेशन आ गया। मतलब यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी है, 10% है। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 मोल्स लिए एसिटिक एसिड के, और डाइमराइज होकर के उसने 1 मोल बना दिया। तो n इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1 इंटू बीटा। n की जगह 2 रख दिया और बीटा की जगह रख दिया 0.1, क्योंकि 10% एसोसिएशन है। ठीक है, इससे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि एन थ्योरेटिकल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम थ्योरेटिकल, वेट बाय मोलिकुलर वेट थ्योरेटिकल, एन ऑब्जर्व्ड बाई वेट बाय मोलिकुलर ऑब्जर्व्ड वेट मोलर मास। ठीक है, तो एन ऑब्जर्व्ड बाई एन थ्योरेटिकल क्या आ जाएगा, एम थ्योरेटिकल बाई एम ऑब्जर्व्ड, जो आई के इक्वल होगा। तो एम आई क्या होता है, एम थ्योरेटिकल बाई एम ऑब्जर्व्ड, मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास बाई थ्योरेटिकल मोलर मास।
जिसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मास भी बोलते हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। हमारे पास चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और नेक्स्ट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिनमें से हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। इसके बाद हम चलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर पर। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि ओस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ओस्मोसिस? इसमें हम जानेंगे कि ओस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ओस्मोसिस क्या होता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम एक रेजिन को, जिसको किसमिस बोलते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते, वाटर के अंदर कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो वो फूलना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्योर वाटर के अंदर जैसे ही रेजिन को डालते हैं, तो रेजिन क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है। ये स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम इसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास श्रिंक होना स्टार्ट। हम बात कर रहे थे ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस में हम बात कर रहे थे कि जैसे ही हम वाटर के अंदर एक रेजिन को डालते हैं, तो रेजिन को डालने पर वो स्वेलअप हो जाती है, और जैसे ही उसके अंदर कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन डाल देते हैं, ये NaCl सॉल्यूशन के अंदर स्वेलअप रेजिन को डाल देते हैं, तो वो क्या होना शुरू हो जाती है, सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती है, श्रिंकेज हो जाता है उसका, रेजिन का। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इन दोनों प्रोसेस के पीछे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन को। जब हम क्या करते हैं, प्योर वाटर के अंदर रेजिन को डालते हैं और वो स्वेलअप होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इट इज फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल। सोलवेंट पार्टिकल का फ्लो होता है फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसमिस के अंदर क्या होती है, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। तो जैसे हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं, तो वाटर के जो मोलिक्यूल हैं, जो सोलवेंट के मोलिक्यूल हैं, या सोलवेंट के जो पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें पास हो जाते हैं और एंटर कर जाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एसपीएम इट अलाउज, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट अलाउज ओनली सोलवेंट पार्टिकल टू फ्लो। केवल सोलवेंट पार्टिकल ही इसमें क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो टू टाइप का होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो हमारे पास एसपीएम है, वो टू टाइप का होता है। कौन कौन से उसके टाइप हैं? एसपीएम टू टाइप का होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से टाइप हैं। ओके, एसपीएम इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कहाँ से मिलती है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन से मिलती है, और एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का मतलब कौन सा कंपाउंड हो गया, Cu2FeCN6। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रोसेस वर्क कैसे करता है। कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर वाटर को फिल किया, और उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद दूसरी साइड हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, और उसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया। तो वाटर के मोलिक्यूल क्या करते हैं, या डाइल्यूट सोलवेंट के मोलिक्यूल क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड की ओर मूव करते हैं। जैसे ही कंसंट्रेटेड की ओर मूव करेंगे, तो ये पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे। तो जैसे ही पिस्टन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, हम बाहर से क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर प्रेशर को एग्जर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इस प्रेशर को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कि कितना प्रेशर ये इस पिस्टन पर एग्जर्ट हो रहा था। क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो ये पाई है, ये पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे ही पाई पी के बराबर हो जाएगा तो उस प्रेशर को हम क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस रिटार्ड्स। जैसे कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोसिस क्या होता है, रुकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एट दिस प्रेशर इफ ऑस्मोसिस स्टॉप्स दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस क्या होता है, रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास P ग्रेटर देन है पाई से, अगर P को हम ग्रेटर देन कर दें पाई से, तो हमारे पास ऑस्मोसिस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इफ प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, आरओ वाटर के अंदर होता है, आरओ के अंदर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि देन इट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस। ठीक है, आरओ वाटर का एग्जांपल है, आरओ, आरओ का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिससे हम पता लगाएं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर प्योर वाटर को लिया और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या करेगा, जो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो मूव करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कहां पर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही इसमें एंटर करना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका वाटर का इसका जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। किस वजह से होगा, क्योंकि जो यहाँ पर वाटर का जो इंक्रीज वाटर है, इसका जो प्रेशर होगा वो सारा का सारा प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बराबर एम जी, रो इज इक्वल टू एच जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये बराबर हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओस्मोसिस रुकना स्टार्ट हो जाएगा। और उस कंडीशन पे उस प्रेशर को हम क्या कह देंगे, उस कंडीशन पे उस प्रेशर को हम क्या कह देंगे, ओस्मोटिक प्रेशर कह देंगे। ठीक है, तो ओस्मोटिक प्रेशर इज अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड बाय सॉल्यूशन कोलम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो डेवलप्ड होता है बाय सॉल्यूशन कोलम से एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर। तो P इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इस स्लाइड में हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, दोनों की इक्वेशन को कंबाइन कर दिया और पाई इज इक्वल टू सी एस टी। एस का मतलब होता है आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसको हम आर मान लेते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो और पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन बाई बी सी आर टी, और सी की जगह हम क्या लिख देते हैं, एन बाई बी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पी इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो हम इसको आइडियल सॉल्यूशन गैस की इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम इसको कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेके या फिर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकर भी इसको डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि पाई इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व्ड बाई बी आर टी, और पाई ऑब्जर्व्ड क्या आ जाएगा, एन थ्योरेटिकल बाई बी आर टी आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑब्जर्व्ड, एन जो हमारे पास एन ऑब्जर्व्ड है, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू होता है एन ऑब्जर्व्ड बाई एन थ्योरेटिकल। ठीक है, तो जैसे ही एन ऑब्जर्व्ड की जगह हम क्या रख देंगे, आई एन थ्योरेटिकल। नेक्स्ट देखते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे एक क्वेश्चन को, इस स्लाइड में क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, हमें ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को बताना है कि ऑस्मोसिस ए से बी की ओर हो रहा है या बी से ए की ओर हो रहा है। इसमें एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर एक सेमी परमेएबल की एक साइड पे 1.5 मोल NaCl पड़ा है 1 लीटर के अंदर, और 2 मोल ग्लूकोज के पड़े हैं इन 1 लीटर के अंदर। तो हमें बताना है ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ हो रहा है। देखो हमारे पास 1.5 मोल किसके हैं, NaCl के, तो NaCl क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, तो 1.5 और 1.5 मोल, टोटल मोल कितने हो गए, 3 मोल हो गए। तो 3 मोल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर ग्लूकोज के कितने हैं, 2 मोल हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, लोअर कंसंट्रेशन, मोर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब हमारी ए टू बी हो जाएगी, क्योंकि ए सॉल्यूशन में एन मोल है, 2 मोल है, और हमारे बी में कितने हैं, 3 मोल है। तो 3 मोल वाला क्या हुआ, कंसंट्रेटेड हुआ, और 2 मोल वाला क्या हुआ, डाइल्यूट हुआ। तो इसकी जो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 मोल से बी की ओर, ए से बी की ओर। अनदर वे इज टू चेक पाई ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को चेक करने का दूसरा क्या तरीका है कि लो पाई टू हाई पाई, कि पाई जिसके लिए लो होगा उससे लेके हाई पाई की ओर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, पाई बी निकालते हैं। पाई बी का मतलब होता है सी आर टी, और आई सी आर टी, आई हमारे पास कितना है, सी की जगह रख देंगे एन अपॉन वी, एन की वैल्यू है 1.5 और वी की वैल्यू है 1 लीटर, आर टी आई की वैल्यू है यहाँ पे 2, और यहाँ पे ए की जगह क्या लिख देंगे, आई सी आर टी, आई की वैल्यू है 2, वो सॉरी एन की वैल्यू है 2, और वॉल्यूम है 1 लीटर, आर टी और आई की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोल हो गए 3, ये 3 RT इज ग्रेटर देन 2 RT। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास लो टू हाई हो जाएगा, तो इसलिए ए टू बी हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू बी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।